के द्वारा जो एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम है अनुभविक शिक्षक। आज हमारे जो मुख्य अतिथि उपस्थित हैं उन्हें मंच पर बुलाने से पहले मैं उनके बारे में आप सभी को कुछ खास बातें बताना चाहूँगी। सर जो है वो एक सफल व्यवसायी ही नहीं बल्कि एक विजनरी है। उन्होंने साबित किया कि कैसे छोटे से शहर से निकला हुआ सपना को भी एक पहचान में बदला जा सकता है। बात हो रही है हमारे मुख्य अतिथि विनोद पांडे जी के बारे में, जो कि एक प्रयास एडवर्टाइजिंग एजेंसी है उसके फाउंडर हैं। सर जी ने सबसे पहले जो है दैनिक भास्कर में एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्य शुरू किया था, पर कुछ ही समय में सर जी जो है वो अपने जज्बे और मेहनत के कारण वहाँ के मैनेजर बने। पर उनका सपना सिर्फ यहीं तक नहीं था, सिर्फ नौकरी करना उनका सपना नहीं था। उनका सपना था अपना जो एक क्रिएटिव सोच है उसको ब्रांड के रूप में पहचान दिलाना। तो इस सोच से शुरू हुआ प्रयास एडवर्टाइजर, जो कि छत्तीसगढ़ के अग्रणी और INS मान्यता प्राप्त एडवर्टाइजिंग एजेंसी में से एक है। सर जो है सिर्फ एक प्रोफेशनल सफलता ही उनकी पहचान नहीं है, बल्कि वो आध्यात्मिकता से भी जुड़े हुए हैं। सर जो है आर्ट ऑफ लिविंग और ब्रह्मचारी जैसी संस्था से भी जुड़े हुए हैं, जिसमें उन्होंने सीखा कि एक सच्चा लीडर वही है जो मन से शांत और स्पष्ट होता है। जी मैं अब ज़्यादा देरी ना करते हुए हमारे सैल परिवार के डायरेक्टर मीना जी और विवेक गुप्ता जी से निवेदन करती हूँ कि वो सर को सम्मानित करें। आवाज आ रही है? आ रही है। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम विनोद पांडे है और मैम ने बहुत अच्छा परिचय दिया, धन्यवाद मैम। मेरी एडवर्टाइजिंग ब्रांडिंग कंपनी है एड प्रयास के नाम से, और मैं रायपुर बिलासपुर में मेरा ऑफिस है। हम लोग एम्स, इकॉन, शिवम, SCCL ऐसी सभी संस्थाओं का काम करते हैं। और सबसे पहले तो मैं विवेक भाई, विनय भाई और आप सभी को धन्यवाद दूंगा यहाँ आप लोगों से संवाद करने के मौका देने के लिए। सबसे पहले मैं देखिए, क्योंकि आप लोग सेल्स में हैं, रिटेल में हैं, तो मैं अपनी यात्रा वहीं से शुरू करूँगा कि मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था और बालकों में मेरे फादर थे, तो मेरा जो इनिशियल अप टू क्लास 10 तक मेरा जो एजुकेशन हुआ था वो बालकों के स्कूल में हुआ था, इंग्लिश मीडियम स्कूल। तब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे बिलासपुर शिफ्ट हुआ 11th-12th, तो ऐसा लगा कि बहुत अच्छा होगा, बड़े शहर में रहेंगे। लेकिन मेहनत उतनी ही किया, लेकिन कुछ ऐसे जो है जितना मैं चाहता था, महत्वाकांक्षी था, उतना वैसा चीज़ें टर्न आउट नहीं हुआ। और फिर इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिया, उस समय तो अच्छा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि कभी कभी चीज़ें हमको लगता है कि अच्छा नहीं हुआ, लेकिन वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। तो सिलेक्शन नहीं हुआ तो शायद मैं उतना अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाता जितना अच्छा मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी का लीडर हूँ। तो मेरे लिए अच्छा हुआ, भगवान वही देता है जो आपके लिए अच्छा। तो मैंने फिर यहाँ पे MBA किया। MBA करने के पश्चात भी फ्रस्ट्रेशन था। मैंने IIM से कैट का एग्ज़ाम दिया, कैट के एग्ज़ाम में फिर सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर निराश हुआ। फिर भास्कर में फ्रस्ट्रेशन में भास्कर ज्वाइन किया कि अरे यार कुछ नहीं है, कुछ हुआ नहीं, मज़ा नहीं आया, चलो एक नौकरी करते हैं। फ्रस्ट्रेशन में भास्कर ज्वाइन किया। भास्कर में खूब मेहनत की, नौकरी किया, खूब मेहनत की। मेहनत करने ऐसी मेहनत की जैसे बिल्कुल एकदम कुछ आइडिया नहीं था, जिसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क नहीं किया, हार्ड वर्क, लेकिन अच्छे इंटेंशन से किया। तो ईश्वर देखता है, अच्छे इंटेंशन से आप करते हो तो चाहे आप बहुत ज़्यादा शार्प नहीं भी हो तो भी आपको ईश्वर आगे बढ़ाता है। तो मैं हमारे जो सीनियर्स थे उनको लगा यार ये आदमी बहुत मेहनत कर रहा है, उन्होंने प्रमोट कर दिया। तो उसके बाद मेरे को ऐसा था कि मेरे को GM बना देंगे। अब GM
किसी कारणवश वो डिटेल में कंप्लेन कभी करना नहीं चाहता, किसी कारणवश जीएम नहीं बनाए, तो मुझे लगा ये मंच मेरे लिए उतना बड़ा नहीं है, तो मैंने छोड़ दिया। ये भी अच्छा हुआ मेरे लिए, ये मेरे लाइफ में अगर भास्कर में मुझे जीएम बना देते तो शायद मैं भास्कर का स्टेट हेड हो जाता और बड़ा अधिकारी बन जाता, लेकिन जो अपनी एडवर्टाइजिंग कंपनी है वो शायद नहीं बना पाता। तो मेरे लिए ये बहुत ईश्वर की कृपा है कि भास्कर ने मुझे जीएम दिया। अब शुरू करते हैं कि मेरा सफर कैसे स्टार्ट हुआ। तो सफर स्टार्ट हुआ कि मैंने भास्कर छोड़ा, और जैसा कि होता है कि आप एक ब्रांड में काम करते हैं फिर आप छोड़ देते हैं। भास्कर एक बहुत बड़ा अच्छा अपना राष्ट्रीय समाचार, तो उनको भी ये लगा शायद विनोद जी ने एक रिवोल्ट में छोड़ा है, तो शायद उन्होंने शुरू में मेरे को वो सहयोग नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये सहयोग नहीं मिला तो वो चैलेंज रहता है। कोई भी चीज़ आपके अनुसार नहीं होता तो आपका एफर्ट्स लगता है कि वो आपको सहयोग। तो मैंने रिजेक्शन झेले, कई क्लाइंट के पास गया, उनको कई का सपोर्ट मिला, कई का नहीं मिला, तो एक लर्निंग होती है, जहाँ नहीं मिलता वो आपको ज़्यादा सिखाता है। तो धीरे धीरे फिर भास्कर से भी रिलेशन बढ़िया हो गया, 1 साल के अंदर सब कुछ हो गया। और शुरुआत में फंड का इशू आता है, एम्प्लॉय का इशू आता है, मेरे पास बहुत ज़्यादा फंड नहीं था, तो हम लोग उस समय बिजनेस ऐसे लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए ऐसे बिजनेस करते थे, जो बहुत उस फंड में इतना हमको बिजनेस अर्निंग नहीं होती थी कि हम इसको एक बड़ा दायरा करें। ग्रेजुअली हमारे कुछ क्लाइंट आए, सीवी रमन विश्वविद्यालय आया, श्री शिवम आया, ये सब हमको ब्रेक थ्रू कराए मतलब कि एक अच्छे बड़े लेवल पे ले आए। अब ग्रेजुअली फिर हमारा बिजनेस पे 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 50 लाख, 50 लाख से 1 करोड़, अभी हम लगभग 1-1.5 करोड़ रुपए महीने का व्यवसाय करते हैं, डिपेंड करता है सीजन के हिसाब से। आप लोग को जो बताना चाहता हूँ कि देखिए, कभी भी ना मन से छोटा नहीं होना चाहिए। आपका जो मानसिक अवस्था है वो आपकी आय से, आपके करेंट पोजीशन से, आपके अर्निंग से, आपकी पारिवारिक परिस्थिति से, ये सब पे निर्भर नहीं होता है। आपकी मानसिक अवस्था आपके हैबिट से, आपके जैसे अभी विनय भाई ने कितने अच्छे श्लोक मंत्रोच्चारण कराया, इससे सात्विकता बढ़ती है, इससे क्रिएटिविटी आती है। और आज के ज़माने में जो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन का युग है, ये सब आपको बहुत सहारा देता है। आपकी हैबिट्स, बहुत कुछ ज्ञान ले लेना लेकिन उसको अप्लाई नहीं करना बहुत ज़्यादा लाइफ में, वो अच्छा है, ज्ञान ले लिए, कुछ तो अवेयरनेस आती है, लेकिन उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो लाइफ में कोई चेंजेस नहीं होगा, चाहे कितना भी ज्ञान ले लीजिए। पहला। दूसरा कि आपको सेटबैक्स आएंगे, आप कितना भी अच्छा करिए, कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, कुछ चीज़ें बुरी होंगी, कुछ चैलेंजेस आएंगे, कोई आपका क्लाइंट छोड़ के जाएगा, कोई आपको अप्रिशिएट करेगा, कोई आपकी बुराई करेगा, ये सब लाइफ का पार्ट है। तो इसके लिए कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं है, आपकी लाइफ में नहीं, सबकी लाइफ में होता है। फिर से बोलूँगा, सोच बड़ी रखनी चाहिए। जो आदमी जो होता है ना, वो अपनी सोच की वजह से होता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर, जैसे मैं भास्कर में, अब आपको बताऊं, मेरे को 3,000 पगार मिलती थी और मैं हर महीने 5,000 रुपए खर्चा करता था। तो साल भर मेरे को मतलब 3,000 की पगार में 5 मतलब 3,000 का हर महीने, 2,000 का हर महीने मेरा लॉस होता। लेकिन बाद में जब मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी बनाया तो वही मेरे काम आया कि आपका क्लाइंट आपकी सिंसियरिटी देखता है, आपकी कंपनी आपकी सिंसियरिटी देखती है, आप खुद अपना स्वाभिमान जागृत होता है जब आप अच्छा करते हैं, मेहनत करते हैं। देखिए, किसी दिन आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा, जिम्मेदारी नहीं लेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब आप जिम्मेदारी लेते हैं, मेहनत करते हैं, तो अपना सेल्फ स्टीम बढ़ता है, आत्मसम्मान। और उस आदमी को कोई सम्मान नहीं देता जो खुद का, जिसका सेल्फ स्टीम है। कभी अपने आप को दीनहीन नहीं समझना। आप लोग बहुत, हर आदमी जो भी जीवात्मा है वो बहुत श्रेष्ठ है। तो जो जैसा आप अपने बारे में जो सोचते हो वो दूसरे को रेडिएट होता है। अगर आप सोचोगे अरे मैं तो ऐसे ही हूँ, तो आप ऐसे ही बन जाओगे। अगर आप सोचोगे नहीं मैं बहुत काबिल हूँ, ईमानदार हूँ, तो
तो आप वैसे बन जाओगे। कभी अपने आप को कुछ ऐसे नेगेटिव कमेंट्स ना अपने आप को, ना अपने किसी साथी को, ना दूसरे को, ना अपनी कंपनी को, ना अपने लीडर को, किसी को कोई नेगेटिव बात नहीं बोलना, और नेगेटिव बात बोलने वालों से दूर रहिए, पहला। तो दूसरी चीज ये है कि अब मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई एज ए कंपनी, जो आपसे शेयर करना है मुझे, वो बहुत सारे रिसोर्सेज कम थे, एम्प्लॉय हायरिंग में दिक्कत थी, और हमारा जो काम है वो ब्रेन का है, क्रिएटिविटी का है। ये काम ऐसा नहीं है कि कोई प्रोडक्ट, कोई रॉ मटेरियल आप बेच रहे हैं, तो दिमाग वाले लोग चाहिए, और दिमाग वाले लोग हाईली पेड मिलते हैं, हाईली पेड मिलते हैं। तो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे व्यवसाय बढ़ा, आइडियल परिस्थिति कभी किसी की होती नहीं है, धीरे धीरे आइडियल परिस्थिति बनाई जाती है। एक क्लाइंट में आपका पेइंग कैपेसिटी बढ़ता है, दूसरे क्लाइंट पे आपका पेइंग कैपेसिटी बढ़ता है, तीसरे क्लाइंट पे और बढ़ता है। तो हर जो नदी, जैसे नर्मदा नदी में अमरकंटक में फादर बालको में थे, तो वहां उसका उद्गम देखोगे बहुत छोटा है। वही भेड़ाघाट में देखोगे तो कैसे वायलेंट हो जाती है, वही आप नर्मदा सागर बांध देखोगे तो समुद्र बन जाती है। तो आप आज से किसी का भविष्य नहीं देख सकते, आपको नहीं मालूम है एक बीज है कितना बड़ा वृक्ष बनेगा। तो हमेशा अपने आप पे विश्वास करना चाहिए, दृढ़ विश्वास। और विश्वास कैसे आता है? ऐसा तो नहीं है कि हम सोच लेंगे विश्वास आता है। विश्वास आता है डिसिप्लिन से, अनुशासन से। देखिए, एक शासन होता है जो दूसरा आपको करता है, और एक अनुशासन होता है जो आप खुद पे करते हैं। तो जो खुद पे अनुशासन करता है, उस पे किसी को शासन करने की जरूरत नहीं होती, वो डिसिप्लिन होता है, उसको कोई बोलने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। तो आप शासन मतलब ये नहीं कि अपनी मर्जी के हिसाब से, वो कोड ऑफ कंडक्ट है कि ये चीज अच्छा है भाई, सुबह उठना अच्छा है। अब बोलोगे नहीं नहीं मैं तो 10 बजे भी कंफर्टेबल हूँ, मेरे को तो अच्छा लगता है, तो वो अनुशासन नहीं हुआ। वो एक कोड ऑफ कंडक्ट है जो मान है, जो हमारे शास्त्रों में सब विद्वान लोग लिखे हैं, तो आपको उसको मानना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको डिसिप्लिन करना पड़ेगा। तो ये चीज है। अब यहाँ पे जर्नी आती है, स्टार्टिंग जर्नी हमेशा चैलेंजिंग होती है। आप कुछ करते हैं, कई बार सफलता मिलती है, कई बार नहीं मिलती है। कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, कई बार सफलता मिलती है, कई बार नहीं मिलती है। तो आपको ये मान के चलना चाहिए कि ऐसा ही होता है लाइफ, ऐसा कहीं नहीं होता। अब जैसे मान लीजिए आप 5 क्लाइंट से भाई आपके पास कोई कपड़ा के लिए आता है, जरूरी नहीं है कि वो आपको सब कुछ आप से ले ले, जरूरी नहीं, लेकिन आप बेस्ट कर पाए ये बहुत जरूरी है। आप बेस्ट कर पाएंगे तो आपकी ग्रोथ निश्चित है, आपको बेस्ट होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज की शुरुआत सोच से होती है। अगर आप सोच अच्छा रहे हैं तो आपकी लाइफ अच्छी होगी। अगर आप सोच छोटा रहे हैं, बड़ा सोचिए। बड़ा सोचिए मतलब अपनी कंपनी के लिए बड़ा सोचिए, अपने परिवार के लिए बड़ा सोचिए, अपने माता पिता के लिए बड़ा सोचिए, खुद के लिए बड़ा सोचिए। तो बड़ा सोचेंगे तो आज नहीं तो कल वहां पहुंच जाएंगे, पहला। दूसरा है, चैलेंजेस लाइफ में आते हैं, सेटबैक आते हैं, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, कंप्लेन नहीं करना चाहिए। जीवन में ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का होना बहुत जरूरी है। अगर आप कृतज्ञ होंगे तो लाइफ आपको वैसा देते जाएगी। अगर आप कंप्लेन करेंगे तो लाइफ आपको कुछ नहीं देगी। भगवान के प्रति कृतज्ञ। देखिए, हम लोग इतने अच्छे देश में रहते हैं, आप इतनी अच्छी संस्था में काम करते हैं, आप ईरान में तो नहीं है जहाँ युद्ध चल रहा है। तो अपने आप को कृतज्ञता महसूस करिए कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे हमको हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। कम से कम हमको शांति से अपने मन से जीने का, मेहनत से कमाने का, ईमानदारी से कमाने का, अच्छी संस्था में काम करने का अवसर मिला है। तो भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते रहिए, तो जीवन में और ग्रेस आएगी, ईश्वर का और ग्रेस आएगा, पहला। दूसरा, सीखते रहिए, सीखते रहिए। ऐसा नहीं होता कि आप जैसे हर दिन सीखिए। आपके जैसे देखिए, जैसे आपका कपड़ा है, मान लीजिए कपड़ा है, तो आप ये कपड़ा सिर्फ कपड़ा नहीं है, फैब्रिक नहीं है। ये किसी बहू का गौरव हो सकता है, किसी कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव का शान का प्रतीक हो सकता है, किसी पिता के लिए उसके बेटे के लिए प्यार हो सकता है। तो हर चीज को इमोशनल तरीके से देखना चाहिए। कपड़े को सिर्फ कपड़ा देखेंगे तो मैकेनिकल सोचेंगे तो बात नहीं बनेगी। हमेशा कपड़े को क्या, किस वजह से आदमी, कपड़े की यूटिलिटी क्या है, किस वजह से उसको लेता है, उस ढंग से सोचना। जैसे एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, तो हम एडवर्टाइजिंग में प्रोडक्ट नहीं बोलते, हम सक्सेस नहीं बेचते, हम सक्सेस स्टोरी बेचते हैं।
जैसे मान लीजिए मैं आपको शैल वस्त्रालय का एडवर्टाइजिंग करूंगा, तो शैल वस्त्रालय को ये सक्सेस हुआ नहीं बताऊंगा, उसकी सक्सेस की कहानी बताऊंगा, क्यों वो इतना अच्छा है। तो सक्सेस स्टोरी बेचते, सक्सेस नहीं बेचते। और सक्सेस स्टोरी अपनी मेहनत, ईमानदारी और सोच से बनती है, पहला। दूसरी चीज ये है कि आपको हमेशा अपने फील्ड में अगर ग्रोथ करनी है, अगर जैसे मान लीजिए आपको सेल्स की, कई बार होता है ना, हम कंफर्ट जोन में आते हैं, मैं उसी सेगमेंट में काम करता हूँ, मैं तो लहंगा में काम करता हूँ, मैं तो साड़ी में काम करता हूँ, तो आपको लगेगा अरे मैं तो इसके बारे में सब जानता हूँ, वहीं से डिग्रोथ या आपको अटक जाते हैं आप। तो आपको अटकना नहीं है, आपकी सोच को हमेशा सीखने वाली सोच रखना है। बहुत सारा दुनिया में ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जो हम आप नहीं जानते, हम आप क्या, कोई भी नहीं जानता। तो अपने फील्ड का, जैसे इंस्टाग्राम है और फलान जिस चीज उसमें देखिए, लेकिन अपने काम की चीजें, अपने अंदर का सत्व बढ़ाइए, अपने अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ाइए, सीखिए। जैसे मान लीजिए मुझे कार चलाना नहीं आता, मुझे बाइक चलाना नहीं आता, अब मैं सोचता हूँ अरे यार मुझे चलाना नहीं आता, चलाना नहीं आता, अरे 2 मिनट, 1 घंटे दिन में दो और कार चलाना सीख लो। अच्छा ना, कॉन्फिडेंस आएगा ना। कभी आपके किसी के परिचित के पास या गाड़ी आपके बोले भैया ये गाड़ी ले जाके स्टेशन से किसी को ले आओ, अब आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, तो आप अनस्किल्ड हैं, तो आपके अंदर एक गिल्ट आ जाएगा। और आप 1 घंटा महीने में दिए तो हमेशा के लिए गाड़ी चलाना सीख लिए। आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, थोड़ा सा सीख लिए, तो फिर आप एम्पावर, ठीक है, जीवन में हर चीज एम्पावर होता है। अगर आप सीखते हैं तो आप अपने आप को शक्तिशाली बनाते हैं, नहीं सीखते तो अटक जाते हैं। तो हमेशा सीखने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगर जो सीखता है वो आगे बढ़ता है, जो नहीं सीखता है वो मेहनत करने के बावजूद भी उतना आगे नहीं बढ़ पाता जितना बढ़ना चाहिए। ये सब चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने का। सीखने के अलावा अपने आइडियाज को रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए उत्साह बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर उत्साह नहीं है, कितना भी बड़ा ज्ञान है व्यर्थ है। अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, कितना भी बड़ा ज्ञान है व्यर्थ है। आप कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, लोगों को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, तो वो है। जैसे आपका कोई कस्टमर आता है, तो आपका उत्साह, आपको उनको ग्रीट करने का तरीका, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके वाइब्रेशंस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब किसी से बात करते हैं तो वो आपके बारे में आपका ऑरा का एक जज कर लेता है। तो अब आपका ऑरा पॉजिटिव रहे, इसके लिए आपको हैबिट्स अच्छी रखिए। आप रात को 12 बजे तक मोबाइल देखे हैं तो वो डलनेस आपके चेहरे से दिख जाती है। और आप डिसिप्लिन हैं, सुबह एक्सरसाइज किए हैं, मॉर्निंग उठे हैं, अच्छा सात्विक भोजन करते हैं, तो वो उत्साह भी आपके जीवन में दिख जाए। तो आप जो आप हैं वो, और कोई भी देखिए ये सब चलता है, किसी के लाइफ में तमस, सत्व और रजस तीनों गुण होते हैं और अच्छे से अच्छे लोग में होते हैं। कोई बुराई नहीं है, हर गुण होता है, लेकिन हमको सत्व बढ़ाते रहेंगे तो उत्साह में रहेंगे, हैबिट्स बहुत काम आते हैं। तो आप किसी से मान लीजिए मिलते हैं, क्योंकि आपका और मेरा प्रोफेशन ही एक है, आप रिटेल में है, मैं क्रिएटिविटी में हूँ, तो उत्साह से मिलिए, उत्साह से बताइए। जैसे कोई कस्टमर आता है तो सिर्फ उसको प्रोडक्ट बेच रहे हैं ऐसा नहीं सोचिए, उसको उसका फीलिंग, वो इमोशंस आने चाहिए, वो चेहरे पे भाव आना चाहिए, वो एक्सप्रेशन आना चाहिए, वो एनर्जी होना चाहिए। अगर वो एनर्जी नहीं है तो डलनेस है, जड़ता आपको कभी आगे नहीं ले जा सकती। उत्साह आपको आगे ले जाता है, प्रोडक्ट के नॉलेज आपको आगे ले जाता है। ये सब चीजें सीखिए। दूसरा, चैलेंजेस आए आपका प्रोडक्ट का वो हुआ, तो फिर इसके बाद क्या कि भाई आप आगे और कैसे बढ़े, क्योंकि हर स्टेप सिर्फ उत्साह से काम नहीं चलता, उसमें डीप घुसना पड़ता है, एक चीज में माहिर बनना पड़ता है। जैसे आप कपड़े के उसमें कौन सा फैब्रिक होता है, किसका पैटर्न है, कौन सा चलन ज्यादा है, अपनी प्रोडक्ट अपनी दुकान को कैसे ले जा सकता हूँ, अपने कॉम्पिटिशन कौन है, उस कॉम्पिटिशन से अपनी कंपनी को आगे ले जाने की रणनीति क्या हो सकती है, मेरे डायरेक्टर्स मेरे को मार्गदर्शन क्या दें कि मैं आगे बढ़ता हूँ। ये सब चीजें आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे तो आप उस तरक्की से आपकी संस्थान बढ़ेगी, संस्था बढ़ेगी तो आप खुद। देखिए आप अकेले जितना मेहनत से आगे बढ़ सकते हैं, कंबाइन उसके कई गुना, 100 गुना आप उससे कंबाइन से आगे बढ़ सकते हैं। एक साथ आप जो आगे बढ़ सकते हैं वो बहुत आगे होता है, ये हमेशा लाइफ में याद रखना चाहिए। अब इसके अलावा जैसे कि कोई प्रेजेंटेशन किसी का वीक है,
तो वो लाइफ खासकर सेल्स में, आप लोग सब सेल्स में हैं, रिटेल में हैं, तो प्रेजेंटेशन अगर वीक है तो अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट को डेड हो जाएगा। मान लीजिए कि आप ये लहंगा इतना सुंदर लग रहा है, इतना अच्छा कलर है, लेकिन आप में ऊर्जा नहीं है तो आप उसको डल बना देंगे। तो आपका प्रेजेंटेशन आपके कपड़ों में जान डाल देता है और उसकी जान ले भी लेता है। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है लेकिन आपके चेहरे में उत्साह नहीं है, आपको उसको लेके फीलिंग नहीं है, तो वो उत्साह कम हो जाएगा। तो आपका उत्साह उस कपड़े की क्वालिटी को भी कई बार बढ़ा देगी, क्योंकि वो जो आदमी आपसे सामान खरीद रहा है वो उसको परसीव करेगा और आपका जो उत्साह है वो उस परसेप्शन में मदद करता है। ये चीजें हैं। दूसरी चीज लाइफ लॉन्ग में कि कई बहुत सेटबैक्स आते हैं। हमको लगता है, देखिए मैं अपना जीवन वो कर रहा हूँ, मैं कोई आपको ज्ञान देने नहीं है, मैं अपनी स्टोरी दे। कई चीजें लगती है कि भाई ये हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ, हम सबसे ज्यादा उससे डिप्रेस होते हैं। वो सबसे अच्छी ब्लेसिंग होती है। भगवान जो है, भगवान को प्रेशर, भगवान ऐसे उसका थोड़ा तरीका ईश्वर अलग है। कोई आप कंफर्ट जोन में हो, आपको अचानक से बड़ा सेटबैक लगता है। आप कोई हैबिट, मान लीजिए कोई तंबाकू खाता है, सिगरेट पीता है, अचानक उसको पता चला उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो वो सेटबैक होता है, वो एक झटके में छोड़ देगा। नहीं तो सोचेगा छोड़ दूंगा, कल छोड़ दूंगा, परसों छोड़ दूंगा, लेकिन जब सेटबैक आता है तो तुरंत छोड़ देता है। तो वो सेटबैक लाइफ में हमको ईश्वर देता है ताकि हम अपने कंफर्ट लेवल पे उस कंफर्ट लेवल को क्रॉस करें और अपने हमेशा अलर्ट मोड में जीवन जिए। कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा जोन नहीं है लाइफ का जीने का। सीखते रहें, रणनीति स्मार्ट वर्किंग करें। भविष्य में क्या होने वाला है, हमारा स्टोर टेक्नोलॉजी में कैसे हो, सिर्फ ऐसे नहीं कि आपकी कंपनी को आगे का बढ़ाने का जिम्मा विनय भाई और विवेक भाई का ही है या सिर्फ डायरेक्टर्स का है, ये सबका जिम्मा है। आप सबका जिम्मा है कि ये कंपनी आगे बढ़े। और ऐसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि 20-25%, ये तो बहुत नॉर्मल आदमी की सोच होनी चाहिए। इस सैल वस्त्रालय का सोच थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। सैल वस्त्रालय का हम डबल बिजनेस करेंगे, आज इतने का करते हैं ट्रिपल बिजनेस करेंगे। तो ट्रिपल बिजनेस का ही मतलब है, अगर आप 10-15% ग्रोथ की सोच रहे हैं तो वो तो कोई भी सोच लेता है। तो कोई भी बनना है तो आप वो सोचिए, और 10% की सोचेंगे, 20% की सोचेंगे तो पता चला थोड़ा अचीव नहीं हुआ तो 5% आया। तो जितना बड़ा सोचेंगे उतना, अगर वो मान लीजिए 80%, छोटी सोच में अगर छोटा टारगेट अचीव कर लिया और बड़ा टारगेट नहीं भी अचीव कर पाए तो बड़ा टारगेट अपनाना ज्यादा अच्छा है। छोटे टारगेट को अचीव करना, हमेशा बड़ा टारगेट अपना एक आपका एक ऑरा होना चाहिए, किसी को प्रेरित कर सके, किसी को कोई गम में है, कोई डिप्रेस है, आपकी बातों से वो मोटिवेट हो जाए, पॉजिटिविटी हो जाए, उत्साह आ जाए उसके अंदर, किसी की मदद कर सके। जरूरी नहीं है, हम सभी को लाइफ में मदद की जरूरत होती है, मदद मांग भी लें, मदद दे भी सकें। आप समझिए कि आप लोग जैसे शैल वस्त्रालय है, एक स्टेज है। शैल वस्त्रालय एक स्टेज है और उस स्टेज पर जो परफॉर्म कर रहे हैं वो आप लोग। शैल वस्त्रालय एक ब्रांड है और आप लोग इसके ब्रांड एम्बेसडर हो। शैल वस्त्रालय कौन है? आप ही लोग तो हैं। सिर्फ प्रोडक्ट थोड़ा है शैल वस्त्रालय, वे आप भी हो शैल वस्त्रालय। आप किसी के कपड़े को चुनने में मदद करते हो, उसको जितना नॉलेज नहीं है, हो सकता है मेरे को नॉलेज कम हो। अब जैसे मैं आप लोगों से सिर्फ मई में बोल रहा हूँ तो मैं थोड़ा आप लोग से भी बुलवाता हूँ। जैसे मैंने ये कपड़ा पहना है, कोई आप में से हाथ उठा के बोलेंगे कि ये क्या बताता है, मेरा ड्रेसिंग सेंस आपको क्या बताता है? कोई भी एक आदमी बताए, कोई भी आराम से बोलिए, कंफर्टेबल, जो मन में आता है वो बोलिए। कोई मैं आपको जज करने वाला नहीं, मेरे को जज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ बताइए, आराम से कंफर्टेबल, आप अपने स्टोर में ही। ठीक, और कोई बोले, बताइए। मैं फॉर्मल ड्रेस में हूँ और इसके में कोई ऐड ऑन करना चाहे? हाँ बताइए। हाँ
और इसमें और कोई ऐड कर सकते हैं? एजुकेटेड एंड प्रोफेशनल। हाँ, एजुकेटेड एंड प्रोफेशनल, ठीक है। इसके अलावा लास्ट कोई बोल सकता है? लास्ट पॉइंट बोल सकते, कोई भी बोले, बोलना चाहिए लाइफ में। बोलने का मौका मिलता है ना तो शांत नहीं रहना, बोलने से व्यक्त करना आता है। और आप लोग तो सेल्स के लोग हो, जरूर बोलना चाहिए। बोलिए। ड्रेसिंग को से ये पता चलता है कि उसका हाव कैसा है, बोलने का तरीका कैसा है, कैसे राइट में चलना चाहिए। अब हाँ बताइए। सर, अनमोल व्यक्तित्व की पहचान कराता है। ठीक, चलिए बैठ। देखिए मेरा आप ड्रेसिंग सेंस देखेंगे तो ब्लैक एंड वाइट है। मुझे सिंपलिसिटी अच्छी लगती है, ठीक है। मुझे प्लेन चीजें अच्छी लगती है, बहुत फैंसी, बहुत लाउड नहीं पसंद है, इसलिए मैंने व्हाइट कलर पहना है ना। मुझे कोई मतलब बहुत ज्यादा दिखावे का शौक नहीं है कि ये मेरे जो कपड़े हैं ये दिखाते हैं कि मुझे दिखावे का शौक नहीं है। सिंपलिसिटी को दिखाता है ब्लैक एंड व्हाइट। ये एक आप जज कर सकते हैं। बाकी आप लोग इसमें मेरे से माहिर है तो मैं ज्यादा नहीं। दूसरी चीज ये है कि नॉलेज, आप जिस इंडस्ट्री में हैं उस इंडस्ट्री, आपका अनुभव, फिर उस अनुभव से अलग सोचना। एक होता है कि अनुभव में अटक जाना कि भाई आपका अनुभव रहा, ये कस्टमर, अभी कस्टमर आया, उसको आपने कुछ दिखाया, उसने नहीं खरीदा तो आपने लगा अरे यार ये तो ऐसे तो होता नहीं है। आपने एक परसेप्शन बना लिया। हो सकता है वो कस्टमर की साइकोलॉजी अलग हो। तो कभी भी कोई माइंड में इंप्रेशन बना ले कि आपको सिर्फ आप कपड़े का व्यवसाय नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हैं, इमोशंस, फीलिंग, स्टेटस, ये सब कपड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोलूंगा क्योंकि आप प्रोडक्ट लाइन में है तो कपड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का तरीका बहुत उससे ज्यादा है। प्रेजेंट करने का तरीका जितना अच्छा होगा आप लोग को उतना अच्छा आप सफलता पाएंगे। नहीं तो बहुत अच्छी चीज को भी आपका प्रेजेंटेशन डल बना देता है। प्लस आप सिर्फ, देखिए, लोगों को ग्राहक, जैसे आप कोई ग्राहक है आता है, उस ग्राहक को आप एक कपड़ा देते हैं तो आपकी क्या अचीवमेंट है कि वो यादगार, आप याद रह जाए, कपड़े के साथ आप भी याद रह जाए कि भाई ये देखो इन्होंने कितना अच्छा, कितने ऑप्शन दिखाए थे, मैंने पसंद कर लिया, फिर भी दिखाया, ये इसको भी देखिए, मेरे को बहुत मेहनत से मेरी व्यक्तित्व के हिसाब से मुझे कपड़ा चयन करने में मदद किया। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि कपड़ा ले लिए, कपड़े का, भावनाओं का भी आदान प्रदान होना चाहिए। अगर जुड़ना है तो सिर्फ प्रोडक्ट के साथ भावनाओं का भी आदान प्रदान होना चाहिए। अगर भावनाओं का आदान प्रदान होता है तो एक रिश्ता, इमोशंस होना चाहिए। भाई आपकी दुकान में बीच में 10 दुकान है और मैं अगर आप उस 10 दुकान को पार करके 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल के आपके पास आता हूँ तो आपसे मेरा इमोशनल रिश्ता है। और मैं जहाँ पहली दुकान मिली वहां से खरीद लिया तो मेरा आपसे कोई इमोशनल रिश्ता नहीं है। तो इमोशनल रिश्ता आपको दुकान तो छोड़िए, शहर भी चेंज करके आता है। अगर आदमी को आपसे किसी से इमोशनल रिश्ता बन जाता है, ट्रस्ट बन जाता है, विश्वास बन जाता है, तो वो आपको पूरा शहर छोड़ के एक होने वाली दुकान में आता है। तो आप लोग को ग्राहकों को सिर्फ प्रोडक्ट नहीं देना है, इमोशनल रिश्ता भी बनाना है। इमोशनल रिश्ता बनाने के लिए आपको डेडिकेशन, आपको पेन लेना पड़ेगा, आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, आपको अपना नॉलेज यूज करना पड़ेगा। सिर्फ अपना नहीं, हर आदमी की अलग अलग सोच होती है कि भाई उसको क्या आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, आपको उसके लिए क्या परफेक्ट है उसको चुनने में मदद करनी है। आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि जैसे हो सकता है मुझे सफेद पसंद है, आपको थोड़ा वाइब्रेंट अच्छा लगता हो, आपको थोड़ा मैरून अच्छा लगता हो, तो मैं सोचूंगा नहीं सफेद अच्छा है तो मैं तो आपको सफेद ही सेल करूंगा। तो आप लोग को साक्षी भाव होना चाहिए। सेल्समैन में कभी प्रेफरेंस नहीं होना चाहिए कि ये अच्छा है, ये वो उस आदमी को चुनने में मदद करना, उसकी चॉइस। जैसे मैं बोला कि भाई मुझे सफेद कलर पसंद है तो आप मुझे सफेद में 5 चॉइस दिखा दो, वो आपका अचीवमेंट है कि भाई ये आदमी को सफेद पसंद है तो सफेद 5 चॉइस कैसे हो सकता है। अब मैं फिर आप लोग की तरफ जाऊंगा, आप लोगों से अपने, अभी कितना समय है विनय भाई अपने पास?
10 मिनट। हाँ बिल्कुल, तो मैं हाँ क्वेश्चन भी। देखिए अभी मान लीजिए कि एक फैमिली आई, अब आप लोग का रोल है, मैं बोल लिया तो मैं इंटरेक्टिव चाहता हूँ। एक परिवार आया, उसको अपनी बहन के लिए राखी आ रही है, तो अपनी बहन के लिए कपड़ा देखना है ना। आप लोगों में से कोई 3-4 लोग बताइए कि वह कैसे प्रेजेंट करे, कैसे उस भाई को बहन के लिए कपड़ा दिखाने में कैसे मदद कर सकता है, क्या क्या करना चाहिए उसको। आप लोग में से कोई भी 2-3 लोग बोलिए, मैं लड़कियां भी बोल सकती हैं, आप लोग किसी की बहन है तो आप बोलिए क्या क्या होना चाहिए। जैसे कोई भाई है, वो परिवार के साथ आता है, उसकी सिस्टर नहीं आती, उसकी सिस्टर नहीं आती, वो सिस्टर के लिए कपड़ा लेने आया है, तो एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव या सेल्स मैनेजर आप लोग क्या क्या ध्यान रखें, कैसे प्रेजेंट करेंगे अपने स्टोर, बताइए कोई भी। पर उन ऐसा क्रिएट करेंगे कि हम जैसे उनकी बहन है, ऐसा मतलब रिलेशन बनाना कि मान लीजिए मैं आपके बहन हूँ, उस टाइप का उनको फीलिंग देना, और उस हिसाब से जैसा मेरा चॉइस है मतलब बेस्ट चीज़ देने का। ठीक, और कोई? सर हम उनके भाई से पहले पूछेंगे कि आपकी बहन की चॉइस क्या है। हाँ बहुत अच्छा आंसर तो है। उनके जैसे उसकी चॉइस का हमको पता चल जाएगा कि हाँ। उनको ये पसंद है। अगर कोई कलर पसंद है तो कलर भी पूछ लेंगे, सर आपके बहन की चॉइस है, कौन से कलर पहनना पसंद करेंगे, तो उसके कलर के हिसाब से हम निकालेंगे, और कैसा पहनना पसंद करेंगे तो उसके हिसाब से हम ये बहुत अच्छा आंसर है। बहन का व्यक्तित्व कैसा है, उसकी चॉइस कैसा है, वो जानने की पसंद कर कोशिश सकते करेंगे हैं। कि वो कैसा पसंद है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है? ड्रेस को चुनने के लिए उनका सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि लकी टाइप का ड्रेस सकते हो आप पसंद आएगा, फिर बता सजेशन दे सकते हैं। सजेशन दे सकते हैं आप। उसकी उनकी बहन की हाइट हेल्थ भी पूछ सकते हैं, है ना, आपको दिखाने में आसानी होगी, है ना। कई बार वो देखो, आप लोग सेल्स में हो, आप लोग कपड़े इंडस्ट्री में हो, जरूरी नहीं है मैं अपनी बेटी के लिए अच्छा कपड़ा चुन सकूं, उसकी मदद चुनेगी, क्योंकि मुझे महिलाओं के कपड़े का आइडिया नहीं, या कोई जरूरी नहीं है ना उसका भाई बता पाए, तो आप उसके व्यक्तित्व को पूछ सकते हैं, उसके बारे में उसको कपड़ा दिखा सकते हैं। आप उसके भाई का बजट पूछ सकते हैं, है ना। अगर बजट इशू नहीं है तो आप एकदम प्रीमियम दिखा सकते हैं। अगर बजट इशू है तो देखिए, हमको किसी को जबरदस्ती, देखो हमारे सेल्स टारगेट हैं, लेकिन सेल्स टारगेट ऐसे नहीं पूरे होते कि, जैसे मैं एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री हूँ, जैसे मान लीजिए हमने एक कैंपेन बनाया था जो बहुत हिट हुआ था तंबाकू में, चूंकि अभी हम लोग ज्यादा हमारे पास है, तंबाकू के दाने को रगड़ते हुए उसमें एक फैमिली दिखा दिया था कि आप तंबाकू खाते तो फैमिली को ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो। वो एड इतना हिट हुआ था कि मतलब मेरे को बहुत अप्रिशिएशन मिला था। आइडिया होना चाहिए, कि आपको आइडिया होना चाहिए कि इसको क्या पसंद है, एकदम जीवंत आइडिया होना चाहिए। आइडिया जैसे मैंने, इट्स अप टू यू हाउ टू यूज ए स्टिक। अगर आप योगा का प्रमोशन करें, योगा डे का, तो जनरली अपन शिव की मुद्रा दिखा देते हैं, कोई को पोज दिखा देते हैं, लेकिन हम आइडिया का क्या दिखा, हमने क्या दिया था, एक गोल 2 स्टिक दिखाया, इट्स अप टू यू हाउ टू यूज ए स्टिक। अगर आप योगा करेंगे तो गोल्फ खेलेंगे, नहीं तो बुढ़ापे में स्टिक लेके चलेंगे। आइडिया हिट होता है। अगर आप आइडिया को सोचेंगे तो आपका लेवल अलग होगा। अगर आप यूनिक, देखिए कोई भी चीज, अगर आपको देखिए जो कपड़ा है, आप लोग की इंडस्ट्री से ही समझाता हूँ, वो कपड़ा कई बार सेम रहता है, फिर भी प्राइसिंग में अंतर होता है। कोई बता सकता है क्यों? क्वालिटी अलग अलग है। नहीं, प्राइसिंग क्वालिटी सेम है, फिर भी क्या और क्या फर्क डालता है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही बात है। प्रेजेंटेशन फर्क डालता है, और इमेजिनेशन भी, कि भाई आपका जैसे कपड़ा है, उस कपड़े पे ट्रीट कैसा हुआ है, उस कपड़े का कलर कॉम्बिनेशन जो बनाया है फैशन डिजाइनर, उसकी थॉट इमेजिनेशन कितना तगड़ा है, वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कपड़े का फैब्रिक, शायद उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि वो उस कलर, वो कलर जो है वो कैसे उस पे प्रिंट हुआ है, कैसे उसकी डिजाइन हुई है, ये सब उस कपड़े के बराबर इंपॉर्टेंट है। और ये प्रीमियम बनाता है। एक अखबार है, उसमें क्या फर्क होता है? अखबार तो सेम है, फिर देशबंधु भी वही अखबार है, भास्कर भी वही अखबार है, लेकिन वो न्यूज कैसी लिखी गई है,
वो फर्क डालता है। तो आपका इमेजिनेशन आप में ज्यादा फर्क डालता है। तो आप सभी एक मान के चलिए कि आप शैल वस्त्रालय को आप सिर्फ एक आप प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे, आप फीलिंग सेल कर रहे हैं। ये हमेशा याद रखिए कि जो प्रोडक्ट सेल सिर्फ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप बहुत एक्सेलेंट वे पे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं मेरे को कोई फीलिंग है, कुछ उसकी चाहत को पूरा करना है, उसे अभी कभी होता ना, हम एक मुलाकात में किसी से अपना मन महसूस करते हैं, कोई बगल में ही बैठता है, उससे कोई रिश्ता ही नहीं बन पाता। और कई बार इसमें हमारी भी गलती होती है, हम तुरंत एक ईगो पाल लेते हैं, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये तो थोड़ा सा बहुत तेज है, ये बहुत होशियार है, ये थोड़ा गधा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपका जैसे आप क्लाइंट, अरे एक क्लाइंट अब बेचारा आया डरते डरते भाग के बड़ी दुकान में आया, आपका काम क्या है उसको खोलना, उसको कंफर्ट देना। ये नहीं कि अरे आप कौन सा आपको मीडिया आप उसको देखते ही साथ बोल दिए कि आपको रिजनेबल रेट का दिखा दूं, मतलब आपका माइंडसेट बन गया कि ये तो महंगा ले ही नहीं सकता। ऐसे माइंडसेट कभी नहीं बनाएंगे, बहुत डेंजरस होता है। वो आप उससे पूछ लीजिए, आप उससे पूछ लीजिए कि भैया आपको किस रेंज का दिखाएं। आप उसको ऐसे जज नहीं करिए हमेशा। दूसरा है कि आप मतलब मैं क्लोजिंग की तरफ आ रहा हूं, इसके बाद आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो लूंगा। आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, आप स्माइल क्रिएट कर रहे हैं, आप फैशन स्टाइल क्रिएट कर रहे हैं। तो जो स्टाइल क्रिएट कर रहा है, जो स्माइल क्रिएट कर रहा है, उसके चेहरे पे भी स्माइल होनी चाहिए, उसको नॉलेज होना चाहिए, उसको अपग्रेड होना चाहिए। आपको देखो कितना अच्छा आपके डायरेक्टर्स ने आप लोग का ड्रेसिंग कोड रखा है, आप लोग खुद स्मार्ट लग रहे हैं। अपने आप को बहुत अच्छा करना चाहिए। देखिए जो आपका रिश्ता शुरू, कोई भी व्यापार रिश्ता ही है, रिश्ता बनाना है। बाकी प्रोडक्ट भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो अगर आप सोचो कि आपका रिश्ता खुद से ही अच्छा नहीं है, तो दूसरों से आप क्या रिश्ता बना पाएंगे? और खुद से अच्छा रिश्ता बनाने के लिए आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, अपना खान पान अच्छा रखना पड़ेगा, आपकी आदतें अच्छी रखनी पड़ेगी, आपको लर्निंग लेनी पड़ेगी, अपना एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा और अपने बारे में अच्छा सोचना पड़ेगा। तो आप लोग, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और आप लोग खूब आगे बढ़ें, खूब आप शैल वस्त्रालय को देखिए। एक अच्छा टीम मेंबर वो होता है जो अपनी ग्रोथ और अपनी कंपनी की ग्रोथ को अलाइन करता है। देखिए कोई छोटी सोच वाला आदमी सोचता है मैं बढ़ जाऊं, कंपनी बढ़े चाहे ना बढ़े, जबकि बड़ी सोच वाला आदमी सोचता है मैं थोड़ा धीरे भी चलूंगा। देखो आप उस नाव पे सवार हो, आप कौन सी नाव, आप शैल वस्त्रालय की नाव पे सवार हो ना। अगर नाव अच्छी चलेगी, गाड़ी अच्छी चलेगी तो आप तो मंजिल तक पहुंचेंगे। तो आप अपनी कंपनी के लिए और अपने आप के लिए भी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपकी कंपनी ग्रोथ हो रही है, आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के साथ एक समन्वय बना के आप लोग खूब आप आगे बढ़िए। बिलासपुर को, लोगों को स्मार्ट बनाइए, लोगों के चेहरे पे मुस्कान बनाइए और अपने जो शैल वस्त्रालय के ब्रांड एम्बेसडर बनिए। जहां देखे अरे शैल वस्त्रालय के लोग आपकी लॉयल्टी इतनी हो कि लोग दूसरी दुकानें छोड़ के आपकी दुकानों पे आए। इसी बात से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मुझे यकीन है कि आप लोगों को मेरी बातें, आप लोग को कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो स्टोरी है संघर्ष, आपको फिर एक चीज और याद दिलाऊंगा कि जो आपका सेटबैक है वो आपका सबसे अच्छी चीज है लाइफ में। कोई कस्टमर आपको एक्सेप्ट नहीं किया तो आपको बेटर बनाने के लिए, कई और होता है अब मेरे पास एक ही कस्टमर है, मैं कंफर्ट जोन में हूँ, वो कस्टमर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मेरे लिए वरदान। फिर मैं 10 कस्टमर के पास जाऊंगा, फिर मेरा ईगो हर्ट होगा कि अरे यार मेरे पास एक ही कस्टमर है, ये तो खतरनाक है। मैं 100 कस्टमर, ऐसे आपके पास 10 कस्टमर। आज आपके लीडर्स लोग क्या करते हैं, 100 कस्टमर दुकान में आए तो तभी तो बिक्री बढ़ेगी ना। एक कस्टमर में कंफर्ट जोन में आ जाएंगे तो कैसे ग्रोथ होगी। हमको हमेशा अपने जहां भी हैं अपने कंफर्ट जोन को अलग करके अपनी ग्रोथ को बढ़ाते, ऊंचाइयों को छूते। देखिए ग्रोथ का कोई अंत नहीं, गिरना भी है, उठना भी है, मुस्कुराना भी है, लेकिन
परिस्थिति आपकी मनस्थिति पे असर ना करे, आपकी मनस्थिति आपकी परिस्थिति को अच्छा बनाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं विनोद पांडे, थैंक यू सो मच। मैं विनय भाई, विवेक भाई और आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे बुलाया। आप लोग के कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल मैं उसका वेलकम। थैंक यू सो मच। मैंने बताया कि कैसे हम अपने थिंकिंग को पॉजिटिव रखें और लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करके आगे बढ़ सकते हैं। या आपने किसी को पहले क्वेश्चन हाँ। तो पूछ सकते हैं। किसी को भी को मैं चाहूंगा आप लोग प्रश्न पहले पूछें। शुरुआत करता हूँ। जी भैया आपने क्योंकि आप 0 से स्टार्ट हुए थे हाँ। अपनी जीवन जी, जर्नी जी, हाँ। और 2 बार स्टार्ट किया, मतलब एक बार उसमें फिर और एक जी। सफल व्यवसायी रहे। जी जी। तो सफलता का मूल मंत्र क्या बोलना चाहेंगे आप? ईमानदारी, ईमानदारी और कड़ी मेहनत। देखिए, आपको अपने आप से झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर कहीं गलती कर रहे हैं तो आपको एहसास होना चाहिए। और दूसरा, अपने एफर्ट्स, अपने जो भी सपने हैं उसके लिए प्रयास करना भी जरूरी है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं एक शेयर करता हूँ आप लोगों से। ये मैं कोई घमंड में नहीं शेयर कर रहा हूँ। मैं 3000 की नौकरी करता था, आज मेरे यहाँ मैं 1-1 लाख के भी एम्प्लॉय, 3 एम्प्लॉय। तो आपको छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, आपका दिमाग ही छोटा बड़ा होता। आपको कभी नहीं सोचना चाहिए ये तो दिहाड़ी वाला है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो करते हो उस समय आपकी मन की स्थिति क्या है वही फर्क पड़ता है। कोई तनख्वाह किसी की 2 लाख है, किसी की तनख्वाह 5000 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कितना पॉजिटिव है उस वक्त, उसकी कोई रिजल्ट में 55% लाया था, कोई टॉप किया था, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आप क्या हैं, आपका इमेजिनेशन क्या है, यही फर्क पड़ता है। और कोई क्वेश्चन पूछिए मैंने कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे आप इंजीनियरिंग पढ़ाई करना चाह रहे थे, आपका फ्यूचर सपना वही था, और जैसे एग्जाम में आप अनक्वालिफाई हो गए, फिर आपका डायरेक्शन कैसा हो कि मतलब इंटरेस्ट नहीं हुआ कि मैं आगे क्या करूंगा, लाइफ चेंजिंग उस टाइम थॉट कैसा हुआ, मतलब एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोलने का ना? हाँ। अच्छा क्वेश्चन है, मैं इस चीज को स्लिप कर रहा था। ठीक है, एक्चुअली मैं जो भास्कर में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया ना, मैं उससे पहले की बात बताता हूँ। मेरा क्लास 8th में 100 में हिंदी में 89% आया, तो मेरी 89% आया था। जनरली हिंदी में नंबर कम आते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ नंबर्स कट जाते हैं। मैथ्स वगैरह में 100 आते हैं अच्छे नंबर, हिंदी में लिटरेचर में नंबर कम करते हैं। तो मेरी मैडम ने मुझे बोला कि विनोद तुमको ना आर्ट्स लेना चाहिए, तुम क्रिएटिव फील्ड में जाओ। उस समय मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन देखिए अपने संस्कार रहते, वो बोले क्रिएटिव फील्ड में जाओ। मेरे को लगा यार ये क्या है, ठीक है मेरे को तो मैथ्स ही लेना है। लेकिन मेरा जो वो तो शायद मैं उतना अच्छा इंजीनियर नहीं बनता जितना अच्छा मैं लीडर। मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसी फील्ड में आना। और दूसरा चीज की और कैसे आया, एडवर्टाइजिंग में कैसे आ गया। एडवर्टाइजिंग में ऐसे आया कि हम लोग एडवर्टाइजिंग एजेंसी मार्केटिंग वाले थे, तो किसी एजेंसी का आरओ लगता था। मैं देखता था कोई क्लाइंट छोड़ा एक दिन भी उसको पेमेंट ना दे तो वो जीएम से शिकायत कर दे। मैं बोला यार ऐड भी मैं लाऊं, सर्विस भी मैं दूं और ये बार बार कंप्लेन करे। तो मैंने अपने मतलब एक परिचित थे, मैंने उनको बोला भैया एजेंसी डाल ले यार। तो वो एजेंसी ऐसे शुरुआत। और दूसरा क्या होता है, जिस चीज में आपकी रुचि होती है ना उसमें आप सफलता पाते हैं। जो आपकी स्किल है, जो आपको, जैसे मुझे लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है। मैं वैसे शांत हूँ लेकिन मुझे लोगों से मिलना जुलना पसंद है। तो आपको ईश्वर उसी डायरेक्शन में ले जाए।